नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमिनेंस न्यूज। दोस्तों, इंडिया चाइना वार जियोपॉलिटिक्स के जानकारों ने भविष्यवाणी की है कि हिमालय में दूसरे युद्ध यानी कि भारत चीन में दूसरे युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि भारत और चीन के बीच पहला युद्ध साल 1962 में हुआ था और अब आशंका जताई गई है कि साल 2025 से साल 2030 के बीच में कभी भी पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच दूसरा युद्ध छिड़ सकता है। दोस्तों, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस तरह की खबरें बहुत डीप रिसर्च करने के बाद तथा उस रिसर्च में छोटे से छोटे बिंदु को भी बहुत ही बारीकी से एनालिसिस किया जाता है, तब जाकर इस तरह की खबरें प्रकाशित होती है। जो भी रिसर्च सेंटर अपने रिसर्च के अनुसार प्रकाशित करते हैं वही थिंक टैंक कहलाते हैं। इस तरह के थिंक टैंकर पूरे दुनिया में बहुत सारे हैं, यहाँ तक कि अपने भारत में भी बहुत सारे हैं। पर कुछ थिंक टैंकर जिनकी रिसर्च एक्यूरेसी बहुत ही सटीक होती है, उन्हीं में RUSI ये बहुत पुराने थिंक टैंकर हैं और ऐसे ही थोड़े बहुत व्यू कमाने के लिए या ऐसे वैसे कुछ भी नहीं छाप देते। इनका एनालिसिस बहुत ही सटीक होता है, इसलिए ये जो बातें अपने रिसर्च में बताते हैं, जैसे कि इंडो चाइना वार को लेकर, वह बहुत हद तक तर्क संगत दिखता है। आइए बढ़ते हैं, आइए समझते हैं कि इसके प्रमुख कारण क्या क्या हो सकते हैं और इतना भारत नहीं बल्कि चीन इनसिक्योर क्यों फील कर रहा है और अपने आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक चीन विश्व पर अपनी एक गहरी छाप क्यों छोड़ना चाहता है। हालांकि पूर्व भारतीय सेना प्रमुख की राय अलग है। उनका कहना है कि साल 2020 में गलवान संघर्ष के बाद चीन को पता चल गया कि नया भारत पीछे हटने वाला नहीं है, लिहाजा ताइवान मुद्दे को सुलझाने से पहले चीन भारत के साथ किसी भी जोखिम में उलझना नहीं चाहेगा। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि चीन जो है अपने रक्षा बजट में बेतहाशा बढ़ोतरी किए जा रहा है। चीन ने साल 2024 में अपने रक्षा खर्च में 7.2% की भारी वृद्धि की है। हालांकि चीन पहले से ही उसका यानी कि चीन का रक्षा बजट कोई मामूली नहीं था, अब उसमें और भी ज्यादा बढ़ोतरी करना यह दर्शाता है कि वो लोग भविष्य में कोई बड़ी सैन्य ताकत बनने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और ताइवान पर हमला करने और इसे चीनी मुख्य भूमि के साथ एकजुट करने अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक एनालिसिस रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में चीन ने कहा है कि वह ताइवान की स्वतंत्रता और बाहरी हस्तक्षेप की मदद से ताइवान के अलगाववादियों का मजबूती से मुकाबला करेगा। पहले चीन की तरफ से ताइवान को लेकर यह स्टेटमेंट दिया जाता था कि हमें ताइवान के सभी तबके के लोगों से बात करके उनको हम अपने साथ मिलने के लिए राजी करेंगे। उन्हें यह समझाया जाएगा कि ताइवान चीन का ही एक अटूट अंग है और अब हमें फिर से एक साथ हो जाना चाहिए। लेकिन अब चीन का सूर ही बदल गया है। अब उनके स्टेटमेंट सुनने पर आपको उसमें आक्रामकता की झलकें दिखेंगी, या यूं कहे कि चीन ने अब अपनी नीति से ताइवान के शांतिपूर्ण पुनर्मिलन शब्द को हटा दिया है और कहा है कि ताइवान को किसी भी हालत में चीन से मिलाया जाएगा। इस बीच रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट यानी कि RUSI ने वार क्लाउड्स ओवर द इंडियन ओरिजन की एक रिपोर्ट में इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिस्क एनालिटिक्स के संस्थापक और अध्यक्ष लेखक समीर टाटा ने एक खतरनाक भविष्यवाणी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दूसरा चीन भारत युद्ध संभवतः 2025 और 2030 के बीच भारत के सुदूर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में यानी कि पूर्वी लद्दाख में लड़ा जाएगा। समीर टाटा का तर्क है कि बीजिंग भारत के हिस्से पूर्वी लद्दाख को एनर्जी सिक्योरिटी के चश्मे से देखता है, जो चीन और भारत को युद्ध की तरफ धकेल देगा। उन्होंने लिखा है कि चीन डरता है कि उसके सुदूर पश्चिमी प्रांत सिनजियांग में स्थित कासगर एनर्जी प्लांट यानी कि सिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र उत्तर पश्चिमी चीन में सबसे बड़ा प्रांत स्तरीय प्रशासनिक क्षेत्र है, जो देश के भूमि के छठे हिस्से के क्षेत्र को कवर करता है। यह 5600 किलोमीटर से अधिक की सबसे लंबी भूमि वाला सीमा चीनी प्रांत भी है, जो देश के संपूर्ण भूमि का 1/4 है। 8 देशों रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, मंगोलिया, भारत और अफगानिस्तान की सीमा से लगे झेजियांग की अनूठी भौगोलिक स्थिति इसे चीन के लिए सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट के साथ मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार बनाती है। मध्य एशिया की पूर्वी सीमा पर स्थित उरुमची चीन के झेजियांग उइघुर स्वायत्त क्षेत्र की राजधानी है। उरुमची, जिसका मंगोलियाई में अर्थ होता है
सुंदर चारागाह, दुनिया के किसी भी समुद्र से सबसे दूरस्थ शहर भी है। इस तथ्य के बावजूद शहर तांग और मिंग राजवंशों के दौरान सिल्क रोड के साथ एक व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। आज अपने बड़े कोयला भंडार, मजबूत परिवहन नेटवर्क और बढ़ते उपभोक्ता वर्ग के साथ यह शहर पश्चिमी चीन में उद्योग, खुदरा और वाणिज्य का केंद्र और साथ ही मध्य एशिया के लिए क्षेत्रीय व्यापार केंद्र बन गया है। वहीं पर एक और जगह है जिसका नाम है कासगर, जो कि पाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान की सीमाओं के करीब है और पहले से ही मध्य एशिया के सबसे बड़े बाजार की मेजबानी करता है। यह शहर प्रभावी रूप से चीन और मध्य एशिया को जोड़ता है और इसे एक प्रमुख व्यापारिक और रसद पुल के रूप में विकसित किया गया है। साल 2010 में कासगर को उद्योग, कराधान, वित्त, भूमि और विदेशी व्यापार पर विशेष नीतियों का एक विशेष आर्थिक क्षेत्र बनने की मंजूरी दी गई थी। इसे शिनचियांग में पश्चिम की ओर निर्यात, प्रसंस्करण, आधार और कमोडिटी ट्रांसफर सेंटर के रूप में डिजाइन किया गया था। इसके मध्य और दक्षिण एशियाई देशों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विस्तार करने के लिए न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज के रूप में काम करने की भी उम्मीद है और यहीं पर चीन का सबसे बड़ा स्टोरेज प्लेस है, यानी कि वह तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे कंट्रियों से जितने भी एनर्जी इंपोर्ट करता है, चाहे वह क्रूड ऑयल हो या फिर नेचुरल गैस हो, वह सब परचेज करके यही कासगर में ही स्टोरेज करता है। इसलिए हद से ज्यादा यह जगह चीन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस जगह को पूरी तरह से फुल प्रूफ बनाने के लिए चीन रात दिन एक किए हुए है। फिर भी उसे इस बात का डर सताए रहता है, जो कि सही भी है। अगर इस एरिया पर आक्रमण हो जाए तो आक्रमण करने का एकमात्र रास्ता पूर्वी लद्दाख है और अगर दुश्मन शक्ति कासगार प्लांट पर कब्जा करती है तो चीन की एनर्जी व्यवस्था ही ठप हो जाएगी, क्योंकि कासगर प्लांट ईरान की महत्वपूर्ण तेल और गैस पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है और ये पाइपलाइन चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपेक प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान से होकर गुजरती है। और यह बात चीन भली भांति जानता है कि इस रीजन में अगर कोई देश चीन से दुश्मनी लेने की स्थिति में अगर है तो वह एक ही देश है और वह है भारत। और भारत की नजर पीओके पर गिद्ध की तरह आंखें जमाए हुए है, जिसे वह लेना चाहता है और चीन की एनर्जी सप्लाई का पाइपलाइन पीओके से होकर गुजरती है। और चीन यह भी भली भांति समझता है कि ताइवान से लड़ना और भारत से लड़ना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। चीन ने रसिया यूक्रेन वार को देखते हुए बहुत कुछ सीख लिया है कि किन किन चीजों का सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या सैंक्शन लग सकते हैं और कैसे इन सब से निपटना है। वह रसिया की तरह धीरे धीरे चढ़ाई नहीं करेगा ताइवान पर, वह चाहेगा कि एक झटके में ही ताइवान पर कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि ताइवान और चीन की सेना पावर में जमीन आसमान का अंतर है। यह बात भी सही है कि अमेरिका ताइवान की मदद के लिए तो आएगा, लेकिन उसकी भी रणनीति चीन ने बना रखी है, जिससे अमेरिका ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगा चीन को। लेकिन भारत के मामले में यह चीज इतनी आसान नहीं लगती, क्योंकि भारत और चीन के सैन्य ताकत में कोई खास अंतर नहीं है। हाँ, यह बात है कि चीन की सेना का बजट भारत से बहुत ज्यादा है, पर सेना की संख्या, ट्रेनिंग और हथियारों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और यह कहने में कुछ भी गलत नहीं होगा कि यह दोनों ही देश बहुत लंबे समय तक एक दूसरे को युद्ध के दौरान नहीं हरा सकते। चीन और ताइवान की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे वार यानी कि युद्ध का नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह कोई खास एक दूसरे को टक्कर नहीं दे सकते। जाहिर सी बात है, एक तरफा ही दिखता है कि चीन ताइवान पर भारी पड़ता है, लेकिन जस्ट इसका अपोजिट भारत और चीन के साथ दिखता है। यानी कि अगर भारत और चीन में सेना के बीच टकराव होता है तो उसे एक वार या युद्ध का नाम दिया जाएगा और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यह युद्ध एक बहुत ही विनाशक युद्ध हो सकता है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत चीन युद्ध में देखने को मिलेंगे। चीन को हमेशा इस बात का डर सताता रहता है कि भारत कहीं अमेरिका के साथ मिलकर पूर्वी लद्दाख की तरफ से चीन के कासागार प्लांट पर हमला न कर दे, जिससे एनर्जी सप्लाई पूरी तरह से कट हो जाए। यानी सीपेक भारत और चीन के बीच लड़ाई की एक वजह बन सकता है, क्योंकि चीन पूर्वी लद्दाख पर कब्जा कर अपने कासगर एनर्जी प्लांट को सुरक्षित करना चाहता है और साथ ही चीन यह भी चाहता है कि भारत पीओके को भूल जाए, नहीं तो कम से कम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कमजोर बना रहे। भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल MM नरवणे ने भी इस तर्क से सहमत है कि वह मानते हैं कि पूर्वी लद्दाख और काराकोरम दर्रा के चीन की दीर्घकालीन रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि वे उनके सीपेक परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है।
यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट में नरवणे ने कहा कि लिहाजा अगर चीनियों को लगता है कि भारत उस स्थिति में पहुंच रहा है जहां से सीपेक रास्ते को काट सकता है और उसे अपाहिज बना सकता है, तो फिर 1962 जैसा बदलाव हो सकता है। आपको बता दें कि 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें भारत ने अपने क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा गंवा दिया था। हालांकि 1962 और आज के भारत में बहुत अंतर आ गया है। जनरल नरवणे 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नाम से एक किताब लिखी है जिसकी रिलीज रोक दी गई है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि गलवान संघर्ष दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक घटना साबित हुई, जिनके बीच सीमा निर्धारण न होने के कारण लंबे समय से संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि गलवान झड़पों के साथ भारत ने अपना संदेह दूर कर दिया है और पहले जहां चीन का इशारों में नाम लिया जाता था, वहीं अब भारत के नीति निर्माताओं ने खुलकर चीन का नाम लेना शुरू कर दिया है। पूर्वी लद्दाख में भारी आक्रामक भारत तथा भारत ने पूर्वी लद्दाख में भारी संख्या में सैनिकों को तैनात कर रखा है और भारत ने पूर्वी लद्दाख में चीन के किसी भी पैंतरे को भारी जवाब देने के लिए भारी संख्या में हथियारों को भी तैनात किया है। 2020 में चीनियों ने अपनी चीनी सीमा पर 80 से ज्यादा तंबू लगाए थे और भारतीय सशस्त्र बलों ने भी कोई समय नहीं गंवाया और कार्रवाई में जुट गए। C-130 और C-17 ट्रांसपोर्ट प्लेन ने लगातार भारी हथियार पूर्वी लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर पहुंचाए गए। भारतीय सेना के 68,000 सैनिक, 330 पैदल सेना वाहन, 90 से ज्यादा टैंक, तोपखाने और दूसरे हथियारों को पूर्वी लद्दाख में तैनात किया गया है। आइए थोड़ा समझते हैं कि चीन के भविष्य की प्लानिंग क्या है। दोस्तों, चीन की सैन्य रणनीतियों को समझने के लिए उसके भविष्य के लक्ष्यों को समझना काफी महत्वपूर्ण है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी ने 2049 तक चीनी राष्ट्र का महान कायाकल्प हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इसमें अपनी राष्ट्रीय शक्ति का विस्तार करना, अपनी शासन प्रणालियों में सुधार करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को संशोधित करना है। लिहाजा विशेषज्ञों का मानना है कि 2049 तक राष्ट्रीय कायाकल्प की चीन की योजनाएं शांतिपूर्वक पूरा करना संभव नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी को इस दौरान ताइवान, हांगकांग और मकाऊ पर भी पूरी तरह से कब्जा करना है। वहीं भारत, नेपाल और भूटान के रणनीतिक क्षेत्रों पर भी कब्जा करना है और दक्षिण चीन सागर में भी अपने विरोधियों का नामो निशान मिटाना है। जाहिर तौर पर यह रास्ता युद्ध का है और पूरा भारत चीन प्रायद्वीप भी चीन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सिरा महत्वपूर्ण मलक्का, जलडमरू, मध्य और संभावित थार नहर की तरफ भी जाता है, जहां से भारत किसी भी वक्त चीनी व्यापार को ठप कर सकता है। लिहाजा चीन भारत की उस नाकाबंदी के खिलाफ भी विकल्प तलाश रहा है जो उसे सीपेक के नाम से मिल भी गया है। लिहाजा एक्सपर्ट का कहना है कि चीन की यह महत्वाकांक्षा निश्चित तौर पर युद्ध का दरवाजा खोलती है और साथ ही यही कारण है कि चीन पाकिस्तान जैसे देशों को पालता है, उनके कुकर्मों को यूएनएससी में छुपाता है और उनके ऊपर पानी की तरह पैसे बहा रहा है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।